तो ये तो था पहला कारण, जो कि है भरोसा, जिससे शैडो इकोनॉमी बढ़ती है। अब हम दूसरे कारण पे आते हैं, जिसका नाम है टैक्स बर्डन। सबसे पहले तो हम टैक्स बर्डन का मतलब समझ लेते हैं। टैक्स बर्डन का मतलब ये है कि किसी भी देश में सरकार अपने नागरिकों पर अलग अलग टाइप के टैक्स रखती है, जैसे कि सेल्स टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, सोशल सिक्योरिटी टैक्स हो गया, और भी बहुत सारे टैक्स होते हैं। तो इन सब टैक्स को मिला के एक टैक्स बर्डन डिसाइड होता है, यानी कि किसी भी व्यक्ति पर या फिर किसी भी बिजनेस पर कितना भार है टैक्स का। बहुत रिसर्च आर्टिकल्स ये कहते हैं कि ज्यादा टैक्स रेट होने की वजह से शैडो इकोनॉमी बढ़ती है। वो कुछ हद तक सही है, पर उससे भी ज्यादा जो महत्व की चीज है वो है विकास और सुविधाएं। इसका जीता जागता एग्जांपल है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जैसे कि डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड, ये सब ऐसी कंट्रीज है जहां पर टैक्स रेट बहुत ही ज्यादा है। यहाँ पर 40, 45, 50% तक टैक्स भरते हैं लोग, और फिर भी लोग खुशी खुशी भरते हैं ये, क्योंकि उन्हें सरकार की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं मिलती है, जैसे कि फ्री में एजुकेशन मिलना, फ्री हेल्थ केयर हो जाता है, पेरेंटल लीव मिलती है। तो आप समझ रहे हो, यहाँ पर टैक्स रेट से ज्यादा महत्वपूर्ण है सुविधाएं। इसलिए आप बहुत जगह पे देखोगे कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनकी टैक्स रेट ज्यादा है और शैडो इकोनॉमी कम है, और कुछ ऐसे भी देश आपको देखने मिलेंगे जहां पर उनके टैक्स रेट कम है फिर भी शैडो इकोनॉमी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर फर्क टैक्स मोरल में है, लोगों के माइंडसेट में है, और सरकारी सुविधाओं में। और जब भी किसी देश में सरकार लोगों से बहुत ज्यादा टैक्स की रकम ले लेती है और बदले में उन्हें उतनी सर्विसेज नहीं दे पाती, तभी ही लोग इनफॉर्मल एक्टिविटीज करते हैं, ऑफ द बुक्स ट्रांजैक्शन करते हैं, और जो भी एक्स्ट्रा इनकम होती है वो अपने घर लेके जाते हैं। और जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है किसी भी देश में, तो सरकार अब बहुत बड़े ट्रैप में फंसने वाली है। अगला कारण जिससे शैडो इकोनॉमी बढ़ती है किसी भी देश में, वो है करप्शन, भ्रष्टाचार। बीसीजी के एक आर्टिकल के मुताबिक जब भी किसी भी देश में सरकारें ट्रांसपेरेंट नहीं होती है और करप्शन को टॉलरेट करती है, तब लोगों का भरोसा सरकार पर से उठ जाता है। फिर लोग सरकार को ही शक की नजर से देखते और फिर सारे ही इनफॉर्मल एक्टिविटी शुरू कर देते, जैसे कि टैक्स चोरी करना, बिना परमिट के काम करना, क्योंकि यहाँ पर लोगों को ये लगता है कि उनकी टैक्स की रकम सरकार ढंग से यूज नहीं करने वाली। आईएफएससी का वही जो G20 देश वाला सर्वे है, उसमें लोगों को ये भी पूछा गया कि जब आप टैक्स के बारे में सोचते हो तो परसेप्शन ऑफ करप्शन कितना अफेक्ट करता है आपको। उस सर्वे का रिजल्ट ये आया कि करीब करीब 54% लोग ये कहते हैं करप्शन एक बहुत बड़ा फैक्टर है जब हम टैक्स के बारे में सोचते हैं। वर्ल्ड बैंक ने भी अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि दुनिया में जो बहुत सारे टैक्स पेयर्स है, वो ये जो टैक्स एजेंसीज होती है ना, उन्हें करप्ट और अनट्रस्टवर्दी समझते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे टैक्स पेयर्स को तो हैरेसमेंट और अब्यूज भी सहना पड़ा है इन टैक्स एजेंसीज की वजह से। इसलिए यहाँ पर वर्ल्ड बैंक का कंट्रोल ऑफ करप्शन इंडिकेटर देखना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। ये इंडिकेटर ये बताता है कि किसी भी देश में लोग अपना पब्लिक पावर यूज करके अपना पर्सनल फायदा कितना कर रहे हैं। यहाँ पर छोटे से लेके बड़े लेवल का करप्शन ट्रैक किया जाता है। इसकी वैल्यू का एस्टिमेट जो निकलता है वो होता है -2.5 से लेके +2.5 के बीच में। जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी, मतलब वो देश की सरकार करप्शन को कंट्रोल नहीं कर पा रही, और जितनी ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी उतनी ज्यादा सक्षम है उस देश की सरकार कंट्रोल ऑफ करप्शन में। इसलिए यहाँ पर कंट्रोल ऑफ करप्शन वर्सेस शैडो इकोनॉमी एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, वो देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो अगर आप ग्राफ देखोगे तो आपको ये पता लगेगा कि यूएई, यूएस, लग्जमबर्ग, सिंगापुर, फिनलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, इन देशों की सरकार ने बहुत ही अच्छे से हैंडल किया है करप्शन को, और इसीलिए इन देशों की सरकार की जो शैडो इकोनॉमी है वो बहुत ही कम है। और अगर आप दूसरी तरफ देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि बुरुंडी, सूडान, काम्बोडिया, कैमरून, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो
जैसे देशों की सरकार करप्शन को कंट्रोल नहीं कर पा रही, इसलिए वहां की शेडो इकोनॉमी साइज ज्यादा है। और जाहिर सी बात है, जब लोगों को ये लगता है कि उनकी जो टैक्स की रकम है वो कोई अपने पर्सनल फायदे के लिए यूज कर रहा है, तो वो लोग भी टैक्स क्यों ही भरेंगे, वो भी अपना पर्सनल फायदा ही देखेंगे। और यहाँ पर भी सरकारें ट्रैप में फंस जाती है। जैसे ही लोगों में करप्शन का परसेप्शन बढ़ा, लोगों का भरोसा सरकार पर से उठ जाता है, और जैसे ही भरोसा टूटा तो आगे आपको पता ही है। फैक्ट्रियों में ताले लटके हैं, सड़कें टूटी हुई पड़ी हैं। तुमने सरकार पर भरोसा नहीं किया तो अब किसी का भरोसा नहीं बचा। मैं पूछता हूँ क्या तुम्हें नींद आखिरी, जब राख में बद रहा है ये देश। धागा धागा खुल रहा है, ये कपड़ा जो हमने बुना था साथ लालच की चाकू ने काट दिया हर वो रिश्ता, हर वो विश्वास। और हम सब ढूंढ रहे हैं, भ्रष्टाचार चक्र घूमता है, और हम छुपते जाते हैं अंधेरे में। सिर्फ लेते हैं लेते हैं लेते हैं, मगर ये देश दिवालिया हो जाएगा। अगला कारण है सोशल कंपोनेंट। सोशल कंपोनेंट का मतलब ये है कि कुछ देशों में ऐसा नैरेटिव ही बन जाता है नॉन कॉम्प्लायंस का, यानी कि जो भी इलीगल या फिर अनरजिस्टर्ड काम करना है वो लोगों को गलत लगता ही नहीं है। सब यही मान लेते हैं कि काम ऐसे ही होगा, और सामने वाले से वही एक्सपेक्ट करते कि वो भी काम ऐसे ही करेगा। एक तरीके से कहे तो अनरजिस्टर्ड या छुप छुप के काम करना लोगों के लिए आम बात हो जाती है। और फिर क्या, जब लोग हैं राजी तो शैडो इकोनॉमी ने मार ली बाजी। अगला कारण है हार्ड टू टैक्स सेक्टर। यहाँ पर क्या होता है, किसी भी देश में कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं जहाँ पर सरकार को उस पूरे ही सेक्टर से टैक्स मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के तौर पे एग्रीकल्चर सेक्टर को ले लेते हैं। बहुत सारे देशों में एग्रीकल्चर ज्यादातर छोटे फार्मर्स और उनके फैमिलीज रूरल एरियाज में चलाते हैं, तो इनके पास ना तो कोई कैपेसिटी है और ना ही कोई इंसेंटिव है टैक्स कॉम्प्लायंस का। और दूसरी बात यह है कि एग्रीकल्चर की जो इनकम है वो ज्यादातर सीजनल होती है और वोलेटाइल भी होती है, यानी कि कभी सीजन हुआ तो आ गया इनकम, या फिर ऐसा हुआ कि मौसम खराब हो गया या फिर बारिश हो गई तो वो पूरी फार्मिंग इनकम आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, मतलब कोई फिक्स एस्टिमेट नहीं है। तो यहाँ पर सरकार को ये एक्यूरेटली मेजर करना ही मुश्किल है कि कितनी इनकम है, तो इन सेक्टर से टैक्स मिलना भी बहुत ही मुश्किल है। और तीसरी बात ये है कि ये जो हार्ड टू टैक्स सेक्टर है, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, यहाँ पर ज्यादातर जो काम होता है वो कैश और इनफॉर्मल नेटवर्क से होता है, तो यहाँ पर किसी के पास कोई पक्का हिसाब किताब नहीं होता कितनी इनकम हुई। और चलो ये सब भी छोड़ देते, बहुत सारे देशों में तो एग्रीकल्चर की जो इनकम है उसे तो टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है। इसलिए जो देश ऐसे हैं जिनका जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा इन हार्ड टू टैक्स सेक्टर जैसे कि एग्रीकल्चर या फिर कंस्ट्रक्शन इनमें से आता है, तो उनकी सरकारों को टैक्स मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के तौर पे हम एक ग्राफ को कंपेयर करते हैं जहां पर हम एग्रीकल्चर एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी वर्सेस शेडो इकोनॉमी एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी को कंपेयर करते हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि यूएस, यूएई, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, जापान, जर्मनी, डेनमार्क, स्वीडन जैसे देश, इनमें एग्रीकल्चर एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी बहुत ही कम है, या फिर कह लो ना के बराबर है। तो इन देशों में शेडो इकोनॉमी भी कम है, क्योंकि यहाँ पर लोग एग्रीकल्चर से मूव ऑन करके
हाई प्रॉफिट यानी कि जो प्रोडक्टिव सेक्टर है वहां पर काम कर रहे हैं, और इसलिए इन देशों की सरकारों को टैक्स मिलना बहुत आसान हो जाता है। और दूसरी तरफ आप देखोगे तो जैसे कि इथियोपिया, नेपाल, सूडान, पाकिस्तान, युगांडा, केन्या, म्यांमार जैसे देश, यहाँ पर एग्रीकल्चर एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी 20 से लेकर 40% के बीच है। यानी कि इन देशों की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है, और इसलिए इन देशों की सरकारों को टैक्स ज्यादा नहीं मिल पाता और शैडो इकोनॉमी ज्यादा है इन देशों में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने भी यही कहा, इनफॉर्मेलिटी सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर सेक्टर में है, जो कि है 93.6%। उसके बाद आता है इंडस्ट्री सेक्टर 57.2% और सर्विस सेक्टर है उसके बाद, जिसमें है 47.2%। अगला कारण जिससे शैडो इकोनॉमी बढ़ती है वो है वीक इंस्टीट्यूशंस एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। यहाँ पर क्या होता है, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं या फिर जो रेगुलेटरी बॉडीज होते हैं वो खुद ही करप्ट होते हैं। तो यहाँ पर जो इनफॉर्मल बिजनेस होते हैं उन्हें रिश्वत देना ज्यादा सस्ता पड़ता है टैक्स भरने से। तो इससे होगा ये कि लोगों का भरोसा सबसे पहले तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से ही उठ जाएगा, और जो टैक्स सिस्टम की फेयरनेस है जिसकी हमने पहले बात की वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि सबके लिए टैक्स भी अलग अलग और सबकी रिश्वत भी अलग अलग। ऐसे देशों में जो इनफॉर्मल बिजनेस होते हैं वो अपने आप को फॉर्मलाइज करेंगे ही नहीं, क्योंकि उनका तो बिना टैक्स दिए ही काम चल रहा है, और इसलिए ऐसे देशों में सरकारों को टैक्स का घाटा होता है। और इसमें दूसरा पॉइंट ये है कि कुछ देशों में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, यानी कि कोई स्टेबल सरकार नहीं होती, बहुत जल्दी जल्दी सरकार बदलती रहती है, और इसके साथ उन देशों में गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस वो भी बहुत कम होती है। तो इसमें क्या होता है, जो इनफॉर्मल बिजनेस होते हैं उनके लिए एक अनप्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट हो जाती है, और इसलिए उन्हें जो फॉर्मलाइज करने का जो प्रोसेस है उनके लिए बहुत मुश्किल सा हो जाता है। तो ये दोनों ही कारण, वीक इंस्टीट्यूशंस और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इनकी वजह से शैडो इकोनॉमी बढ़ती है उन देशों में। अगला कारण जिससे शैडो इकोनॉमी बढ़ती है वो है कॉम्प्लेक्स रेगुलेशन एंड टैक्सेशन। यहाँ पर क्या होता है कि कुछ देशों में जो टैक्स सिस्टम होती है वो इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है कि उसमें टैक्स के अलावा बिजनेसेस को और ज्यादा खर्चा करना पड़ता है, जैसे कि टैक्स सिस्टम को समझने का खर्चा, फिर अकाउंटिंग संभालने का उसका खर्चा, रजिस्ट्रेशन फीस और भी बहुत सारी फीस होती है, और पेनल्टीज भी लगती है इन बिजनेसेस में। तो इसमें जो छोटे बिजनेस और जो सिंगल पर्सन कंपनी होते हैं उनके पास ना तो इतना टाइम है और ना ही इतनी कैपेसिटी है कि वो इतना सब ध्यान रखे और इतना खर्चा करे सिर्फ फॉर्मलाइज करने में। इसलिए ऐसे देशों में ज्यादातर जो बिजनेस होते हैं वो इनफॉर्मल रहना ही पसंद करते हैं, उन्हें ये इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर या फिर टैक्स सिस्टम करना ही नहीं होता है। इसमें दूसरा पॉइंट ये है कि कुछ देशों में जो रेगुलेशंस होते हैं वो भी बहुत ज्यादा कठोर होते हैं। यहाँ पर बिजनेसेस के लिए एक वो एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन हो जाता है। रेगुलेशंस का मतलब ये है कि हर देश में सरकार उन देश के बिजनेसेस के लिए कुछ रूल्स बनाते हैं, जो रूल्स हर बिजनेसेस को फॉलो करने होते हैं। तो ये जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं वो बिजनेसेस के लिए बहुत कठोर होते हैं। कुछ देश यहाँ पर बिजनेसेस को एक रेगुलर रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, और फिर एक बहुत पेचीदा सा ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर होता है वो भी फॉलो करना पड़ता है, फिर बहुत ज्यादा पेपर वर्क करना पड़ता है, और अगर कोई अप्रूवल भी मांगा तो उसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है। और यही जो कॉम्प्लेक्स टैक्स सिस्टम होती है या फिर इतना रेगुलेटरी बर्डन है उसमें बिजनेसेस की टाइम और एनर्जी वेस्ट हो जाती है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। और इसकी वजह से ज्यादातर जो बिजनेसेस है वो अपने आप को फॉर्मलाइज करते ही नहीं है और वो इनफॉर्मल रह जाते हैं। और जैसे ही इनफॉर्मल बिजनेस फॉर्मल नहीं होंगे तो आपको तो पता ही है सरकार को घाटा होगा और शैडो इकोनॉमी बढ़ेगी। अगला कारण है इनफॉर्मल इकोनॉमी एज लास्ट रिसोर्ट। यहाँ पर क्या होता है, कुछ लोग गरीबी के एकदम कगार पे होते हैं और वो ना तो फॉर्मल बिजनेस कर सकते ना ही कोई फॉर्मल जॉब कर सकते, क्योंकि उनके पास ना तो इतना एजुकेशन है और ना ही इतनी कोई अपॉर्चुनिटीज है। ऐसे लोगों को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइवलिस्ट एंटरप्रेन्योर्स कहता है, क्योंकि इन्हें अपने सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ हाथ पैर मारने ही पड़ते, इन्हें छोटे छोटे बिजनेस खोलने ही पड़ते हैं। ईवाई की शैडो इकोनॉमी रिपोर्ट ने भी कुछ ऐसा ही कहा कि बहुत सारे जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पर कुछ लोगों को शैडो इकोनॉमी में काम करना अनिवार्य हो जाता है, पर इन्हें आगे जाके फाइनेंस, ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट्स में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जब सारे ही दरवाजे बंद हो जाते हैं तब इनफॉर्मल इकोनॉमी एक सहारा देती है लोगों को। पर यहाँ पर एक बात जो ध्यान रखनी चाहिए वो ये है, इनफॉर्मल इकोनॉमी सहारा तो देती है पर स्ट्रगल खत्म नहीं, शुरू होता है। इनफॉर्मल इकोनॉमी उन्हें ऐसी जंजीरों से बांधती है जिससे निकलना नामुमकिन सा हो जाता है, क्योंकि हमें पता ही है इनफॉर्मल इकोनॉमी में
ना तो आमदनी फिक्स है, ना कोई नौकरी फिक्स है, ना कोई काम फिक्स है, और जिस दिन काम नहीं मिला उस दिन भूखा भी रहना पड़ सकता है। इसलिए इनफॉर्मल इकोनॉमी में लोगों को डेली काम पे जाना पड़ता है। ईवाई की शैडो इकोनॉमी रिपोर्ट ने भी कुछ ऐसा ही कहा, क्योंकि इनफॉर्मल इकोनॉमी में बहुत सारे लोगों को कोई सोशल प्रोटेक्शन या फिर लीगल प्रोटेक्शन नहीं होता। इसकी वजह से उनको स्किल्स डेवलप करने में, अपनी आमदनी बढ़ाने में और साथ में प्रमोशन मिलने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। इसलिए वो ये ही इनफॉर्मल नौकरियों में फंसे रहते हैं। तो आप सोचो, जब इतनी अनसर्टेनिटी है, जहाँ पर लोगों का टाइम सिर्फ काम करने में और काम की तलाश में जा रहा है, तो कैसे वो स्किल्स डेवलप करेंगे? और अगर स्किल्स डेवलप नहीं करेंगे तो उन्हें कोई भी बिजनेस फॉर्मल नौकरी नहीं दे पाएगा, और अगर फॉर्मल नौकरी नहीं मिलेगी तो आमदनी बढ़ाने में भी मुश्किल आ सकती है। और ये जो इनफॉर्मल नौकरी है उसे छोड़ भी नहीं सकते। तो मतलब लोगों के सालों साल बीत जाते यही लूप में। क्या ही ट्रैप है ये। और इससे भी डरावनी बात यह है कि इनकी जो आगे आने वाली जनरेशन है उन्हें भी यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, उन्हें भी यही ट्रैप फेस करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें भी अच्छे क्वालिटी का एजुकेशन मिलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। इनफैक्ट बहुत लोग अपना एजुकेशन कंप्लीट भी नहीं कर पाते, और जब आगे आने वाली जनरेशन को अच्छा एजुकेशन नहीं मिलता तो वो जब बड़े होंगे तो उन्हें भी फॉर्मल नौकरी ढूंढने में मुश्किल होगी, और अगर फॉर्मल नौकरी नहीं मिलती है तो उन्हें भी वापस मजबूरी में वही इनफॉर्मल नौकरी जानी पड़ती है, और ये साइकिल चलते रहता है। और इसलिए यहाँ पर सरकारों को ये साइकिल तोड़ना जरूरी हो जाता है, क्योंकि देश का एक हिस्सा चाह के भी प्रगति नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट वर्सेस शैडो इकोनॉमी एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी को कंपेयर करना जरूरी हो जाता है। अगर आप ग्राफ देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि जर्मनी, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, इस्टोनिया, स्वीडन, फ्रांस जैसे देश, इनकी इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ही कम है, या फिर कह लो ना के बराबर है, और इसीलिए इनकी शैडो इकोनॉमी भी कम है। और अगर आप दूसरी तरफ देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि नेपाल, केन्या, नाइजीरिया, पाकिस्तान, म्यांमार, युगांडा, मालावी, कंबोडिया जैसे देश, इनकी 80% के आसपास इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट रेट है। इसलिए इन देशों की शैडो इकोनॉमी साइज भी ज्यादा है। मगर हर सुबह डर लगे कहीं आज के दाने भी ना मिले। तूफान में नाव है, किनारा दूर दिखे, सुरक्षा की छाव में हमारा नूर भी दिखे। बारिश आए ना आए, घर की छत टूटी रहे, हाथों में कहाँ है पर घर का वादा टूटा रहे। रोटी का हिसाब, दिन भर का जवाब कौन सुने हमारी बात, झगड़ा दिल अधूरा रहे, अधूरा रहे। अगला और आखिरी कारण जिससे शैडो इकोनॉमी बढ़ती है वो है इकोनॉमिक क्राइसिस और पेंडेमिक। यहाँ पर क्या होता है कि जब भी किसी देश में इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, यानी कि कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, या फिर कोई डेट क्राइसिस आ गया, या फिर कोई पेंडेमिक ही आ जाता है, तो उन देशों में इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। यहाँ पर आप आईएलओ का एक ग्राफ देखिए, जहां पर उन्होंने इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट को कंपेयर किया है ग्लोबली। तो अगर आप ग्राफ को ध्यान से देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि साल 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तब इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट बढ़ी,
और उसके बाद अगर आप ग्राफ देखोगे तो धीरे 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 इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट कम होती गई और फिर जब साल 2020 में कोविड-19 का पेंडेमिक आया तब वापस इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट बढ़ी। ये इसलिए होता है क्योंकि जब भी किसी देश में इकोनॉमिक क्राइसिस या फिर पेंडेमिक आता है तो फॉर्मल सेक्टर हो या फिर इनफॉर्मल सेक्टर हो, यहाँ से बहुत ज्यादा तादाद में लोगों को नौकरियों से निकाला जाता है। अब ये जो लोग हैं जो नौकरी से निकाले जाते हैं उन्हें अपना पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, इसलिए वो टेम्पररी जब तक कोई दूसरी नौकरी नहीं मिल जाती वो एक छोटी मोटी इनफॉर्मल नौकरी कर लेते हैं। यहाँ पर कोई एग्रीकल्चर में चले जाता है या फिर कोई कंस्ट्रक्शन सेक्टर में चले जाता है या फिर कोई और भी छोटी मोटी कोई इनफॉर्मल नौकरी कर लेता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी एक रिपोर्ट में यही कहा कि कोविड-19 पेंडेमिक के बाद जो एम्प्लॉयमेंट रिकवरी हुई वो इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट से हुई थी। साल 2022 में महिलाओं के लिए हर 5 में से जो 4 नौकरी आई थी वो इनफॉर्मल थी और पुरुषों के लिए हर 3 में से 2 नौकरियां इनफॉर्मल थी। इसलिए यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि कुछ देशों में ये जो शैडो इकोनॉमी या फिर इनफॉर्मल इकोनॉमी वो टेम्पररी बढ़ती है क्योंकि देश रिकवर हो रहा है। तो ये थे कुछ कारण जिससे देश की शैडो इकोनॉमी बढ़ती है। अब हमने इस पूरे शैडो इकोनॉमी को एनालाइज करके कुछ इम्पैक्ट पता किए। इम्पैक्ट यानी कि इस शैडो इकोनॉमी का पूरे देश पर और सरकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें से कुछ इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म है और कुछ लॉन्ग टर्म है, तो आइए एक एक करके जानते हैं। तुम्हारे हाथों में था मेरा सपना, मेरा घर, पर तुमने बांट दिया सबको जो मेरा हक था, मेरा अधिकार। देखा मैंने कैसे लालच ने खा लिया सब, जो रक्षक थे कल तक वही आज है भक्षक बन। जब रोसा टूट जाए तो क्या रह जाता है, सच्चाई भी झूठ बन जाए तो कौन समझ आता है। मैं देता रहूं क्यों जब तुम लेते हो सिर्फ ये बंधन, अब बेमानी हम दोनों जानते हैं। ये रिश्ता अब खत्म है हम दोनों जानते हैं।